खबर से खबर में नादिया मिर्जा में खुशामदीद। नाज़रीन, तमाम के तमाम सियासी जमातों को देखें, वो कहती हैं कि जी जल्द से जल्द इलेक्शन करा दें। फिर एक नारा और एक जुमला और एक डायलॉग्स हम तमाम सियासतदानों के मुंह से सुनते हैं कि पाकिस्तान की बका जो है वो इस जमहूरी निज़ाम में है, पाकिस्तान की बका जो है वो इस जमहूरियत में। अगर हकीकतन देखा जाए और ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो पाकिस्तान की नहीं, इन सियासी जमातों की और इन सियासी रहनुमाओं की बका जमहूरियत में, क्योंकि इनको चांस मिलता है कि ये पार्लियामेंट में आ जाते हैं, क्योंकि इनको चांस मिलता है कि वो आवाम के ऊपर हुकूमत करते हैं, और क्योंकि उनको चांस मिलता है कि वो अपनी अपनी जायदादें बनाते हैं, और फिर जैसी हुकूमत से निकलते हैं तो फिर अपने अपने ब्रीफ केस उठा के मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वहाँ के वेदर को एंजॉय करते हैं, वहाँ की सड़कों पे घूमते हैं फिरते हैं, और फिर इलेक्शन की बातें करते हैं, और फिर जब उससे दिल भर जाता है और फिर एक नया वक्त आ जाता है तो फिर पहली फ्लाइट्स पकड़ के बिजनेस क्लास में बैठ के अवाम के ऊपर हुकूमत करने आ जाते हैं। ऐसे में अगर अवाम के हालात देखें तो ना अवाम को इससे कोई गर्ज है कि जमहूरियत है या जमहूरियत नहीं है, ना अवाम को इससे कोई गर्ज है आज तक, और अब कम अज कम इन हालात में कि इलेक्शंस होने हैं या इलेक्शंस नहीं होने हैं। मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, कल रात 26 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। कैन यू इमेजिन? मुझे याद है कि जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए जब इजाफा होता था तो हम ट्वीट्स करते थे, हम शोर मचाते थे, हम प्रोग्राम्स करते थे और फिर पीटीआई की गालियां भी खाते थे। आज हाल यह है कि 26 रुपए इजाफा, ये जो निगरान हुकूमत आई है इसने इन 30 दिनों में 58 रुपीस पेट्रोल में इजाफा कर दिया है। अब आप मुझे बताएं कि आपने बिजली के बिल को पहले ही आप रो रहे थे, आईएमएफ ने, आज की खबर है कि आईएमएफ ने कहा कि गैस में भी आप 45% इजाफा कर दें। बिजली के बिल बढ़ गए, गैस बढ़ जाएगी, उससे पहले भी बढ़ती रही है, और उसके बाद पेट्रोल की कीमत में पर लीटर 26 रुपए, और इसी एक महीने के दौरान 58 रुपीस पर लीटर इजाफा हो गया है। और सैलरीज कहाँ हैं? वहीं के वहीं है। सबसे ज्यादा जो तबका पिस रहा है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। लेकिन उससे बड़ा अलमिया यह है कि कहें किससे, सवाल किससे करें, जिम्मेदार किसको ठहराएं? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जो अभी निगरान हुकूमत है ना वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है, जो हुकूमत का इतना बड़ा जो टब्बर आके हुकूमत करके चला गया ना वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है, और जो उससे पहले हुकूमत थी जो 3.5 साल रही ना वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अभी जो निगरान वजीर आजम है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उनसे ये सवाल पूछ किया और जरा उन्होंने बड़ा कोल्ड शोल्डर रिस्पॉन्स किया। जरा क्या रिस्पॉन्ड किया उन्होंने वो जरा देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैनुल-अक़वामी मार्केट के प्राइसेस से जो जुड़ी हुई हैं, उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की जो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है वो ये समझते हैं कि इसमें ना हमारी बदनीयती, न कोताही, न गफलत शामिल है। हम उन चीज़ों पे यहाँ फोकस कर रहे हैं जहाँ जहाँ गवर्नेंस के रवैये हैं उनको तब्दील करके अगर कोई रिलीफ दिया जा सके कम से कम वो तो करें। और जो इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिस पे मुख्तलिफ रियासतों का कंट्रोल नहीं होता, और हम भी उस ग्लोबल अरेंजमेंट का हिस्सा हैं। हम उस ग्लोबल अरेंजमेंट का हिस्सा हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। बैनुल अक़वामी मार्केट में जो है पेट्रोलियम प्राइसेस की हाई है। हम जो गवर्नेंस बिहेवियर, गवर्नेंस से क्या हो जाना है, इन चीज़ों से क्या हो जाना है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ। मतलब ये अब वही वाली बात है कि हम जिस जिम्मेदारी को कबूल करने को तैयार नहीं है तो अब हम गिरबान किसका पकड़ें? चले गिरबान पकड़ना भी दूर की बात है, सवाल किससे करें? शहबाज शरीफ साहब लंदन की सैर पे निकले हुए और उनको चूंकि उनके भाई को लेकर आना है और अब वो कहते हैं कि जी मैंने 4थी दफा वजीर आजम बनना है। उससे पहले डार साहब को लॉन्च किया था, सब कुछ करके देख लिया था, किस हाल में आप मईशत को छोड़ के चले गए, किस हाल में महंगाई को छोड़ के चले गए, और अब कहते हैं कि जी फिर हमें लेकर आ जाओ, फिर देखिए हम आपके साथ क्या करते हैं। पता नहीं किस मैनर में कहते हैं। आज उनसे भी ये सवाल हुआ था, वो देख लें जरा क्या जवाब दे रहे थे। बदकिस्मती से बहुत ज्यादा बढ़ गई, और फिर जो रुपए की कदर अब दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले में 15, 20, 25 रुपए नीचे आया है। अगर ये ना आया होता तो पेट्रोल की कीमतों में और इजाफा आप देखते। तो मैं समझता हूँ कि इससे एक मस्बत पहलू है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आलमी मंडियों में जो तेल की कीमतें, होशरबा कीमतें, उसमें इजाफा हुआ है। और अलमिया ये है कि इसमें भी उनको मजबूत पहलू दिखाई दे रहा है और बता रहे हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े प्राउडली बता रहे हैं कि डॉलर जो है 15-20 रुपए नीचे आ गया है। तो जब आपकी हुकूमत थी आप क्यों नहीं लेकर आए डॉलर 15-20 रुपए नीचे? आप ही को लेकर आना था। इज़हार साहब को इसीलिए लॉन्च किया गया था कि डॉलर नीचे आएंगे, लेकिन नहीं हुआ। बहरहाल ये है सियासी जमातों के असल चेहरे। माजरत के साथ बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा। जमात इस्लामी की जो अमीर हैं उनको मैं इसलिए कहती हूँ कि कम अज़ कम वो आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं, अवाम के साथ खड़े हैं। हुकूमतें नहीं मिली हैं तब भी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं।
मौजूदा हुकूमत ने फी लीटर की कीमत में 26 रुपया 2 पैसे का मजीद इजाफा किया। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और ये IMF के कहने पर हुकूमत ने ये इक़दाम करके पाकिस्तानी अवाम के लिए जीना मुश्किल बनाया है। जमाती इस्लामी बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रही है। चारों सूबों में धरने देने का फैसला किया है। एहतजाजी तहरीक चलाएं, कंजी होनी चाहिए, धरने दें, ज़रूर आपकी मर्जी है, लेकिन किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंगती। इस मुल्क में आवाम के लिए कोई सोचने वाला है ही नहीं। प्रोग्राम का आगाज़ और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ। मुज़म्मिल असलम साहब PTI के स्पोक्स पर्सन हैं, इकॉनमी पे और फाइनेंस पे रहे हैं। राना एहसान अफजल साहब, फॉर्मर कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PMLN। सेनेटर जाहिद खान साहब ANP के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तीनों हज़रात का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और कोई वो क्वेश्चन जो आज के प्रोग्राम में हमें अपने अवाम से जानने, अपने गैर से जानने की कोशिश करनी है। सवाल नंबर 1, अवाम पर एक और पेट्रोल बम, 26 रुपये का इजाफा, जिम्मेदारी लेने को कोई नहीं तैयार, अवाम जाए तो जाए कहाँ। सवाल नंबर 2, निगरान हुकूमत का 30 दिन में पेट्रोल की कीमत में 58 रुपये का इजाफा, इल्जाम बैनुल-अक़वामी मार्केट पर क्या कीमत में इजाफे का ये जवाब किस हद तक दुरुस्त है। सवाल नंबर 3, IMF की कड़ी शराइत, बिजली पेट्रोल के बाद गैस की कीमतों में भी इजाफे का मुतालबा, पाकिस्तान को कर्ज की दलदल में धकेलने का जिम्मेदार आखिर है कौन। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। और अगर मैं तीनों हजरात से ये गुजारिश करूं कि कुछ अवाम की राय लेने की कोशिश की थी और मैं चाह रही हूं कि वो आप लोग सुन ले, शायद कि किसी को ये एहसास हो जाए, शायद किसी को एहसास हो जाए कि अवाम आज किस हाल में है। मैं ये नहीं कह रही, मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रही, उनकी जमातों को या जो भी करता धरता है। जरा सुनिएगा अवाम क्या कह रहे थे। अवाम पर रहम करो, रहम करो, रहम करो। हम आप लोगों को मिन्नत कर रहे हैं, खुदा वास्ते ही हम लोगों को गलत रास्तों पर मत चलाओ। अगर गलत रास्तों पर यह अवाम चल गया तो फिर आर्मी नहीं, कुछ चीज भी नहीं रुकेगा। सादा पानी एक गिलास पीना भी जी नहीं चाहते, इतने लोग आज परेशान हैं। लोगों ने बिजली के बिल के लिए बच्चियों के बालियां उतार कर बिल दाखिल किए। अच्छा, फिर बाद लोगों ने साइकिल बेचा है और बिल दाखिल किया, बाद लोगों ने मोटरसाइकिल बेचा है और बिल दाखिल किया। सुना था कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ, वो आज़ादी हमें नज़र नहीं आती कहीं पे भी, किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगता। अगर मिडिल तबके का नहीं लगता तो ये जो बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए यहाँ पे खड़े होकर चीज़ें क्यों बेच रहे हैं। इसके अलावा आप देखें, पेट्रोल को देखें, हर एक चीज़ को देखें, नथिंग इज़ असेसिबल फॉर अ कॉमन पर्सन। तो एक मिडिल पीपल के लिए अगर ये असेसिबल नहीं है तो आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एलीट एंड द पॉवर्टी, बीच का आपने सारा तबका ख़त्म ही कर दिया। हुकूमत से एक अपील है कि वो आटा सस्ता कर दे और चीनी सस्ती कर दे और घी सस्ती कर दे, बाकी जो मर्जी है करे हुकूमत। 3 चीज़ें सस्ती करते, गरीब बंदा आराम से ज़िंदगी अपनी गुजार सके। हुक्मरान जितने भी आए हैं वो आज करोड़पति और अरबपति हैं और मुल्क हमारा दिवाली है, हम कर्जदार हैं। क्यों भाई? इसी मुल्क से तुम लोग कमा रहे हो, तनख्वाहें इधर से ले रहे हो, कोई बाहर कोई और कारोबार कर रहे हो, अगर मिले भी चला रहे हो तो इसी मुल्क से चला के कमा रहे हो ना। डॉलर नीचे आया लेकिन अवाम को कोई फायदा नहीं है। आपने रात को वो पेट्रोल का बम गिरा दिया तो अवाम तो आपने मार दी है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो गुजारा कर लेते, उनको तो आटे का भी पता नहीं कि रेट क्या है। जोर किस पर है? आप और हम पर है, जो रोज़ की दिहाड़ी लगाते हैं और जाके अपना वो अखराजात करते हैं। यकीन करें एक बंदा रोता नहीं है, बकाया रहता कुछ नहीं। जो मुल्की हालात जा रहे हैं तेल की वजह से, तो आपको पता है ज़ेर मुबादला हर चीज़ आपकी महंगी हो रही, दाल कहाँ से कहाँ चली गई है। अब गरीब के पहुँच मुर्गी तो दूर की बात, वो दाल भी उसकी जीप में नहीं आती। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मुझे पता है कि मैं जाहिद खान साहब आपसे किए लेती हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, बहरहाल आप जो है इत्तेहादी थे इस हुकूमत के, आप लोग भी हुकूमत करके गए हैं। सर सवाल तो पहले मुझे ये बताएं कि अवाम गिरबान किसका पकड़े, सवाल किससे करे। निगरान हुकूमत से कहते हैं, वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। 16 महीने आप लोगों ने हुकूमत की, आप कहते हैं पिछली हुकूमत, उनसे कहो वो कहते हैं पिछली हुकूमत, उनसे कहो कहते हैं पिछली हुकूमत। क्या करें, अंग्रेजों को पकड़े गिरबान जाके? सर देखिए नदिया, बहुत मेहरबानी नदिया। 2 बातें की आपने, एक तो पहले की सियासत पे कि सियासत इस मुल्क में या जमहूरियत इस मुल्क में या आईन इस मुल्क में नहीं चलेगा, तो मुझे आप बता दें कि इस मुल्क के अंदर सर मैंने नहीं कहा नहीं चलेगा। सर बहुत माजरत, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने नहीं कहा नहीं चलेगा। मैंने कहा सियासतदान कहते हैं जमहूरियत ही की बकाया, लेकिन अवाम के लिए जमहूरियत में क्या है? वही मैंने नहीं कहा नहीं चलेगा। जी सर, जी सर, मैं समझता हूँ कि देखिए इस मुल्क को तबाह किया है डिक्टेटरों ने। हाँ, वो सियासत देखिए, इस मुल्क के 3 तबके इस सूरत हाल के जिम्मेवार है।
एक तो वो तबका जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं, एक वो तबका जो जुडिशरी जिसको हम कहते हैं, एक वो कि जो सियासतदान है, और सियासतदान में भी वो सियासतदान कि वो छतरी की तरफ देखते हैं कि हमें इक़्तिदार कैसे मिले। हर सियासी पार्टी नहीं है। इसे इस सियासत को इस नहज पे कौन लेके आया है, इसकी जिम्मेवार कौन है? 80 की दहाई में चली जाए तो आपको पता चलेगा कि इससे पहले तो कभी न तो फंड था MNA के लिए, न कोई चीज थी, लेकिन ये मुल्क चलता रहा। अब मुझे आप बता दें कि इसमें कोई शक नहीं है। अब जो इस्लामी की बात की कि धरने, मुझे आप बता दें ये पार्टी ने धरनों के अलावा क्या किया है। अभी आपको याद होगा ये पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट गया, जब वहां गया किसके कहने पे गया? जब वहां से नवाज शरीफ को सजा हो गई, इसने फिर ये भी वापस आ गए। तो भाई आप तो 450 लोगों के लिए गए थे, तो वो क्यों नहीं किया आपने? इस मुल्क में यही बदकिस्मती है कि समझ नहीं आते कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। और ये इस वक्त जो अवाम चीख रहे हैं, ये उसी के सजा भुगत रहे हैं कि इस मुल्क में हर एक जो सियासी पॉलिटिकल पार्टी से वो सियासत खत्म हो चुका है, जो इस मुल्क में एक नजरियात के तहत या एक पॉलिटिक्स के जरिए इसको चलाया जाता था, या जिम्मेदार तो सियासतदान ही हुए ना जाहिद साहब। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैंने जिस तरीके से जिक्र किया, ये 70 साल में ये 3 तबके इसकी जिम्मेवार है कि जिस नहज पे हम पहुंचे हैं, अब ये भी नहीं पता कि चाहे मुल्क आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आपसे मैं मुतफिक हूँ, क्योंकि आवाम सड़कों पे है, आवाम को मुश्किलात है। इलेक्शन भी मांग रहे हैं हम कि इलेक्शन मांगेंगे तो इलेक्शन में वोट डालने के लिए कौन जाएगा? जिसके वक्त वो वोट डालते हैं, फिर जो इसके सिलसिले उसको मिलते हैं। आपने मुझे कहा कि आप पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा रहे, हम तो रहे न रहे, हमारा तो कोई एक मेंबर था, न तो हम वजारत में थे, ना हम तो फिर ना रहते, फिर ना रहते सर, ये इल्जाम तो अपने ऊपर ना लेते ना। हम इसलिए सोचते कि वो हुकूमत कह रही थी जो अभी फिर से खत्म हो गई, कि उसने कहा कि इमरान खान को हम हटाते हैं तो हम आवाम की मुश्किलात में कमी लाएंगे, नहीं ला सके, बल्कि और इजाफा कर दिया। और इजाफा करते करते जब चले गए तो अभी इस नहज पे हम पहुंचे कि लोग रोडों पे चीख रहे हैं, लोगों को मुश्किलात है, आवाम बिल्कुल ठीक है पीस रहे जा रही है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं ठीक है। बिल्कुल ठीक है। राना एहसान साहब जरा मुझे एक और बात बताएगा। अभी कह रहे हैं कि जी आप दोबारा से PMLN को लेकर आ जाएं और फिर देखिए हम क्या दूध और शहद की नदियां जो है वो बहाते हैं। अब मुझे बताएं ऐसा आप क्या कर लेंगे? सारे पत्ते तो आपने चल दिए, सारे घोड़े तो आपने रेस में उतार दिए थे, जिन पे आपका बड़ा तकिया था। इसार डार साहब वो भी बड़ी शानो शौकत से जो है एयरफोर्स के तैयारे में वापस आ गए थे कि जी मेरे डार के आते ही डॉलर डर रहा है, और फिर वो 5 रुपए कम हो गया। उसके बाद आपने क्या तबाही फेरी। अब नवाज शरीफ साहब आके क्या ऐसा कर लेंगे? पूरी टीम तो वही मौजूद थी ना, सारे सीनियर लीडरशिप तो यही थी। ये नवाज शरीफ साहब ने आना है तो कोई जादू की चढ़ी घुमानी है उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है, ये तो 16 माह की हुकूमत थी जिसके ने एक जो है IMF का मुआहदा बहाल किया और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। हमारी अगर कारकर्दगी किसी की आपने देखनी है तो वो 13-18 की थी, और तब उस तसलसल को बर्बाद किया गया एक तजर्बे के साथ जिसमें उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट शामिल थी, और उन्होंने एक इनकॉम्पिटेंट हुकूमत को नाफिज किया। देखिए जहां तक पेट्रोल की बात है, आपने अपने इंट्रो में कहा कि 5 रुपए नाफिज किया। एक सेकेंड रुक जाएं। इनकॉम्पिटेंट हुकूमत को किसने नाफिज किया? एस्टैब्लिशमेंट ने और जुडिशरी ने। तो जिन्होंने नाफिज किया उन किरदारों के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की? कार्रवाई का इंदिया दिया? क्यों नहीं हो सकती कार्रवाई? नहीं हो सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स आपस में इकट्ठे नहीं हो जाते, तब तक ये तो आप इकट्ठे थे सर, आप इकट्ठे थे पार्लियामेंट में? इकट्ठे नहीं थे, एक जमात उसमें शामिल नहीं थी। इसके लिए खाते हैं में तो सब आप लोग इकट्ठे थे सर। सुन लें आप, इसके लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना होगा, ये होगा तो फिर ये मुमकिन होगा। हमने कोशिश की, एक जज ने भी कोशिश की कि जनरल मुशर्रफ को जो है वो सजा सुनाए। उस वक्त की हुकूमत ने कहा कि वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, तो डील ना करते ना सर, तो डील ना करते ना, कहते नहीं चाहिए हमें हुकूमत, नहीं चाहिए डील के जरिए हमें हुकूमत। हमने कोई डील नहीं की थी, हम एक आईनी तरीके से नो कॉन्फिडेंस की जरिए जो है इस हुकूमत में आए थे। सर रहने दे, शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं जब तक एस्टैब्लिशमेंट का हाथ रहा हम कुछ नहीं कर सकते। चले आपने ये डील नहीं की थी। नवाज शरीफ साहब को जनरल बाजवा ने पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था, वो भी डील नहीं थी। का हाथ किसी के कंधों से उठा था तो हुकूमत गिरी थी, किसी के सर तो से फिर किसी के कंधों से उठ के किसी के कंधों पे रखा भी गया था। ऐसे कुछ नहीं होता इस मुल्क में। उस हुकूमत के जब चेंज किए जाते थे सदर, उस पार्टी के सदर के मुताबिक, तब वो हुकूमत गिरी थी। हम एक आईनी तरीके से आपने कहा जी उनके बड़े नैपी चेंज हो गए, नाउ आवर टर्न।
ठीक है मुजम्मिल असलम साहब, मैं बिल्कुल आईनी तरीके से वापस आए थे। सर ये भी आईनी तरीके से वापस आए थे ना, कोई आगे किसी राणा साहब ये भी वोट लेके वापस आए थे, ये भी वोट लेके आए थे, ये भी आईनी तरीका था। कौन सा? अच्छा अब जरा रुक जाइएगा भाई, ये भी वोट से आए थे ना। आपने मेरे से बहस की है, बात तो करने नहीं दी ना, सवाल पूछा कर ले कोई। मैं वापस आती हूँ आपके पास, सवाल पूछा था आपसे मैंने, आप पता नहीं कितने और निकल गए। रुक जाइए मैं वापस आती हूँ। मुजम्मिल असलम साहब आप थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लेंगे इन तमाम चीजों की, क्योंकि बोझ आप लोगों पर डाल दिया जाता है कि जी ना आप IMF को उसका डिच कराते, ना आप सब्सिडी पेट्रोल की देते। 5 रुपए के चक्कर में आपने तबाही फेर दी और आज तक हम भुगत पर रहे और IMF कड़ी से कड़ी शरायत कर रहा है। वो कह रहा है आप लोग नाकाबिले एतबार है। देखिए बात यह कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जो हमने 3.5 साल पेट्रोलियम लेवी जो है 30 रुपए रखा, 30 रुपए में दिया गया था, मिफ्ता इस्माइल ने रखा था और 30 रुपए 3.5 साल रखा, बल्कि कुछ अरसों में हमने उसको सिफर भी किया। मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ जब हमारी हुकूमत आई थी तो 17% पेट्रोल पे सेल्स टैक्स था, हमने जो है उसको सिफर किया, IMF को भी कायल किया और आज तक वो सिफर है। अगर वो सिफर ना होता तो अभी आज जो 331 में आप पेट्रोल में जो है जोर जोर से नाराज हो रही हैं राना एहसान साहब पे, तो वो 380 रुपए की कीमत होती है, तो उसकी भी मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद 30 रुपए से 50 रुपए पहले हुआ, वो राना साहब की हुकूमत ने किया, मिफ्ता इस्माइल ने पिछले बजट में पास किया। इस साल 50 से 60 रुपए हुआ, वो भी राना साहब की हुकूमत ने किया, उसका भी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। और सोने पे सुहागा, ये इन्होंने 60 रुपए पेट्रोलियम लेवी लेने के बावजूद भी टारगेट पूरा नहीं किया, उसकी वजह से IMF मजीद शराइत लगा रहा है। क्योंकि इन्होंने टारगेट इसलिए पूरा नहीं किया, इन्होंने बॉर्डर को खोल दिया और दबा के स्मगलिंग करवाई पेट्रोल की। वो अब जो है आर्मी चीफ को जो है ना उस पर कंट्रोल करना पड़ा है। जैसे इनकी हुकूमत गई है तो क्रैकडाउन हुआ, वरना क्रैकडाउन भी नहीं करने दिया जा रहा था, क्योंकि 13 जमातें थी और वो हर जगह के जो है ना हर सूबे का एक मफाद परस्त टोला था, किसी को छेड़ नहीं सकते थे ये। अगर छेड़ते तो इनकी हुकूमत नहीं रहती, इनकी हुकूमत नहीं रहती तो इनके नैब वाले कवानीन इनके सर पे तलवार थी। तो ये सारा इन्होंने अपने जिसे कहते हैं ना कि मफाद की खातिर खामोशी कहीं जाहिर की, कहीं किसी की सहूलतकारी की, और ये सारा कुछ हुआ इसमें के साथ। ठीक है मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से मैं वापस आती हूँ। 2 जवाब देखते। डॉलर, अब डॉलर की कीमत कम हो गई, कह रहे हैं कि डॉलर की कीमत शुक्र करें कि कम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, मकौल शबाशी साहब के, वरना इससे भी ज़्यादा हो जाता। किस हद तक ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जाहिद खान साहब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो आपसे पूछूंगी कि चूँकि IMF की शराइत कड़ी है इसलिए हमें मजबूरन ये करना पड़ा है। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा आई। अब पाकिस्तान में इसका 252 आइडियली होनी चाहिए, जो पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए, फर्दर टैक्सेस किस हद तक हमारी मजबूरी, और क्या वाकई जवाब ये सही है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जाहिद खान साहब आपने उन जिम्मेदारों का तयन तो किया है कि डेफिनेटली जुडिशरी भी है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है, उसमें पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन मुझे इसके साथ साथ ये भी बताएगा कि आपकी भी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं कि क्या वाकई किस हद तक ये जवाब दुरुस्त है कि चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है और इस वजह से हमें इतना इजाफा करना पड़ता है, या फिर डॉलर चूँकि आपसे नहीं संभल रहा, रुपये जो है वो रुपी डिवैल्यू हो रहा है, ये रीज़न है, ये कुछ और भी है? नहीं नादिया, देखिए इंटरनेशनल मार्केट में उतार चढ़ाव तो होता है, लेकिन उससे इतने असर नहीं पड़ता है जिस तरह हमारे मुल्क में असर पड़ जाता है, क्योंकि आपके डॉलर का जो रेट है इस वक्त, डॉलर किस हद तक चला गया, और ये पिछली हुकूमत की कमजोरी थी कि एक्ट डाउन जो आज कर रहे हैं, इससे पहले अगर कर लेता तो शायद इसको काबू कर लेता। देखिए हमारे सरहदात पे कितनी एजेंसीज बैठी होती हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जी स्मगलिंग हो रही है, आपकी चीनी पता नहीं किस चीज़ में चले जाते हैं वहाँ पे, ये कोई छोटा सा थैला के बगल में दबा के आप ले जाए, या आपके डॉलर भी लेके जाते, ईरान भी आपके डॉलर जा रहे हैं, अफगानिस्तान भी आपके डॉलर जा रहे हैं, तो हम कर क्या रहे? हमारी जो एजेंसीज है हमने किससे पाली हुई है उसको? अब जो आप बॉर्डर्स पे बैठे हुए उनका काम क्या है? इन चीजों को रोकने के लिए है ना। तो जब वो नहीं रोकेंगे, जब ऐसा होगा तो फिर इस मुल्क के अंदर देखिए हमारे लिए तो एक और सबसे बड़ा मसला है नाजी, आपको पता है कि 2013 में जो हमारे साथ हुआ, 2018 में जो हमारे साथ हुआ, और हमारे सुबह तो अभी भी इस वक्त दहशतगर्दी की जद में है। अभी 10,000 जो मिलिटेंट्स है वो चतराल में आ चुकी है, अभी 2-3 झड़पें हो चुकी है, कितने भी हमारे जवान भी शहीद हो गए और उन लोगों को भी मारा है, लेकिन अभी भी वो वहां मौजूद है। तो हमारे 40,000 जो पिछले जिस हुकूमत की आप बात कर रहे हैं, हम हुकूमतों को तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें एस्टेब्लिशमेंट की भी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है।
अगर जनरल पेज उनसे माहिदा न करता और वो 40,000 लोग नहीं लेके आते, तो आपके जो सबसे बड़ी नुकसान आपकी हो रही है वो तो इन चीजों से हो रही है। कभी हम अमेरिका के जंग लड़ रहे हैं, कभी हम अपने जंग लड़ रहे हैं, कभी हमने रूस के साथ अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ी है। तो इसका नौबत ये आया कि इस वक्त जितने हम मुश्किलात में हैं, इन्हें हमारा कौम सारा मुश्किलात में है। सियासतदानों की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये भी उस तरह की जिम्मेवार है कि ये अगर अपनी जिम्मेवारी, ये अपने मुफादात को भलाई ताक रख के एक पेज पे बैठे कि ताकि हम इस मुल्क को कैसे आगे लेके जाए। आप एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे को टांगों को खींचने के लिए, और फिर हम स्टेब्लिशमेंट की तरफ या जुडिशरी की तरफ देखेंगे कि मुझे कुर्सी कैसे मिलेगा। तो फिर उस सूरत हाल में हम इस नौबत पे आ चुके हैं कि इस वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किलात है आवाम के लिए इस मुल्क में। अभी तो लोग ये भी सोचते हैं कि ये मुल्क आगे चलेगा कि भी नहीं चलेगा। हम तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि जमहूरियत होनी भी चाहिए, और ये हकीकत है क्योंकि हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि हमने अंग्रेज के दौर से भी इस मुल्क में ये जमहूरी तरीके से, ये पॉलिटिक्स के जरिए हमने अंग्रेज को निकाला था। तो हम समझते हैं कि इस वक्त भी जरूरत है कि ताकि हम सब मिल बैठकर इसका रास्ता ढूंढें। अगर नहीं ढूंढेंगे तो ये तबाही है जो आपके सामने है। जिस तरह आवाम सड़कों पे है, जो आवाम चीख रहे हैं, ये जो दरनों मरनों की बात कर रहे हैं, इनका कोई नहीं है। वो सियासी गेम कर रहे हैं, वो अपने आप को बस वो करवाने के लिए, सामने आवाम के सामने लाने के लिए। तो अफगानिस्तान में, जब अफगानिस्तान में वार शुरू हुआ तो ये दरिये थे, यही डॉलर था। ये बदकिस्मत है जो डिक्टेटरों ने इस मुल्क को जिस दाव पे लगाया था। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी तबाही हमारी अफगानिस्तान वार से हुई है, जो आज तक चलती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच जाहिद हुसैन साहब। मैं ज़रा राना एहसान साहब, मुझे एक बात बताइएगा, अभी जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर जो है वो 15-20 रुपए कम हो गया, तो थोड़ा सा पेट्रोल की कीमत आपको कम लग रही है, ना इससे भी ज़्यादा होती। सर आपने कुछ नहीं किया। आप कहते हैं ना 16 महीने इनकी वजह से IMF को इन्होंने डिच कराया था, PTI की हुकूमत ने, उसकी तकालीफ आपको, आवाम को हुई। सर आप लोग स्मगलिंग पे डॉलर के जो जिस तरह से स्मगलिंग हो रही थी, डॉलर हो गया, तेल हो गया, जिस तरह से लोग उसको ब्लैक कर रहे थे, जिस तरह से लोग उसकी ज़ख़ीरा दोज़ी कर रहे थे, ये क्रैकडाउन आप लोग कर सकते थे या ये भी नहीं कर सकते थे? इस पे भी कोई मना था? आप लोगों की मजबूरियां थी? देखिए, क्रैकडाउन हुए, स्मगलिंग के ऊपर भी क्रैकडाउन हुआ और एक्सचेंज कंपनियों पे भी क्रैकडाउन हुआ। बैंकों ने जब कनाइवेंस की, उन पे भी क्रैकडाउन हुआ। लेकिन जब ये केयर टेकर निज़ाम आया तो एक गैप आ गया, और उस गैप के अंदर ये होर्डर्स और इन सारी चीजों पे क्रैकडाउन होना रुक गया। फिर जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो इन्होंने बढ़ चढ़ के एक जो क्रैकडाउन किया, अच्छी बात है किया, लेकिन एक गैप के बाद किया जब चीजें जरा थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। देखिए, पेट्रोल के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं और इसको ये तकलीफदेह है, सबके लिए तकलीफदेह है। लेकिन इसको मैं ये कहूँ कि इसको मैं रद्द कर देता हूँ और ये बढ़नी नहीं चाहिए थी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये पेट्रोल की कीमतों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है डॉलर के साथ, एक्सचेंज रेट के साथ और आपका इंटरनेशनल। तो डॉलर क्यों बढ़ने दिया? डार साहब डॉलर कम करने ही तो आए थे। देखिए, हमने डॉलर को जब हमने क्या किया, हमारा पास जो 1 साल था, जो फाइनेंशियल ईयर एक मुकम्मल था, उसमें हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को तकरीबन 12-13 अरब डॉलर से कम किया। यानी कि जो डॉलर बोरोइंग की जो रिक्वायरमेंट बनती है वो करंट अकाउंट डेफिसिट से बनती है, और जो पुराने कर्जे होते हैं और जो उनकी रीपेमेंट्स होती हैं और जो सूद की पेमेंट्स होती हैं उससे होती है। तो हमने अपने 1 साल में करंट अकाउंट डेफिसिट को 17.8 अरब से लेके मेरे ख्याल से 3-4 अरब डॉलर पे करंट अकाउंट डेफिसिट को लेके आए। देखिए, अब ये बात जो है और बात वैसे पूछ रही थी राना साहब, मैं कुछ और बात पूछ रही थी। बात मैंने किया है कि हमने जो आपने पूछा उसका जवाब दिया। अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकती हैं कि हमने डॉलर की रिक्वायरमेंट को कम किया, जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट थी वो कम हुई जब करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ। तो ये हम बोरोइंग रिक्वायरमेंट अगर कम हो गई तो मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ कि डॉलर को क्यों पर लग गए? अभी आपने कहा हम क्रैकडाउन कर रहे थे, अगर आप क्रैकडाउन कर रहे थे तो फिर अभी जो क्रैकडाउन हो रहा है उसमें तो डॉलर 20-25 रुपए कम हो गया, आपके दौर में क्यों नहीं कम हुआ? नहीं, देखें, जब नई हमें जब गवर्नमेंट मिली तो तब भी एकदम से डॉलर जो है वो 230-40 पे गया, फिर वो नीचे आया। फिर आपके जो इनफ्लोज आने थे उनमें ताखीर हुई क्योंकि IMF का मुआहदा जो है वो आपके सामने है कहानी किस तरह वो डिले हुआ। तो उन वजूहात की वजह से जो है वो डॉलर आपका बढ़ा, लेकिन आपकी मान लें सर नाअहली तस्लीम कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुज़म्मिल असलम साहब,
अब मुझे बताएगा कि कितना ये ताल्लुक है। मैं जो इनसे सवाल पूछ रही हूँ कि अभी एक क्रैकडाउन हो रहा है, अभी ये वही इस्टेब्लिशमेंट कर रही है ना, वही हमारी निगरान हुकूमत के साथ मिल के कर रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। इनके साथ भी वही लोग थे। अगर ये हम क्रैकडाउन कर रहे थे, अगर ये कर रहे थे तो डॉलर कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? आज जो अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह के कसीदे शहबाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के पढ़ रहे हैं, अपनी दौर हुकूमत में पढ़ते हैं कि जी हमने क्रैकडाउन किया, ये देखिए इतना कम हो गया, तो हमारे प्राइस जो थे पेट्रोल की वो इतने नहीं बढ़ानी पड़ती। क्या ये बात सही है मुज़म्मिल असलम साहब? देखिए, शहबाज शरीफ साहब के मुंह से मईशत की बात निकलना, आप यूं समझ लें कि एक जिसे कहते हैं कि एक चौकीदार के मुंह से आप ये कहें कि लजीज खाने बना के दे। मैं आप ये एक मिसाल ले लें तो शहबाज शरीफ साहब तो उनका तो काम ही ये है कि बस सुबह शाम कोई इधर उधर से खबर मिले उस पर अल्हम्दुलिल्लाह लगा लें, फिर 3-4 बार जब वो खबर खराब हो तो उससे गायब हो जाए। देखिए, बात ये कि मैं समझता हूँ कि आपने राना एहसान साहब पे काफी बोझ डाल दिया पूरी हुकूमत का, और वो एक हद तक ही डिफेंड कर सकते हैं। अगर मैं भी उधर बैठा होता नून लीग मतलब उनकी जगह पे और नून लीग का तर्जुमान होता तो मेरे लिए तो बड़ा नामुमकिन था कि मैं डिफेंड कर सकता, लेकिन फिर भी राना साहब काफी कोशिश करके जो है अब उनकी नाकामियों को छुपा रहे हैं। अब बात ये कि देखें, आपने मुझे कहा कि ये जो है क्रैकडाउन पहले क्यों? अच्छा, एक सेकंड माजरत मुज़म्मिल असलम साहब रुक जाएगा, माजरत। मुझे बार बार ऐसा ब्रेक का कह रहे हैं, मैं नहीं चाह रही कि आपकी बात बीच में काटूं, तो मुझे एक ब्रेक लेने दें। फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ होंगे, फिर मैं यहीं से आपकी बात को शुरू करूंगी क्रैकडाउन वाली बात से। ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फैसल करीम कुंडी साहब फॉर योर टाइम एज वेल। मुझे 2 मिनट बल्कि 1 मिनट दे दीजिएगा। मैं बात मैंने काटी थी मुज़म्मिल असलम साहब की, वो कुछ क्रैकडाउन के हवाले से बात कर रहे थे, वो कंप्लीट करें, देन आई कम टू यू। जी मुज़म्मिल असलम साहब। देखिए, बात ये कि इसहाक डार साहब ने बीच में अपनी असेंबली में खड़े होकर तकरीरों में कहा था बजट के दरमियान कि पाकिस्तान में डॉलर जो है स्मगल हो रहा है, यूरिया स्मगल हो रही है, और उस वक्त चीनी का बुरान इतना तेज नहीं हुआ था, और जाते जाते जो है पाकिस्तान से चीनी भी सारी निकाल के चलेगी। तो जो राना साहब का क्लेम है कि हमारे दौरे हुकूमत में हमने जो है क्रैकडाउन पे कंट्रोल किया था, वो बिल्कुल गलत है। और वो सॉरी स्मगलिंग पे कंट्रोल किया था, कोई क्रैकडाउन नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इनके जो 13 जमातें क्रैकडाउन पे कंट्रोल किया था। आप सच बोल गए, वो उन्होंने क्रैकडाउन पे कंट्रोल किया था। हाँ, क्रैकडाउन चले वो भी एक अल्फाज बन गया, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि इनके बलूचिस्तान में भी इत्तेहादी थे, इनके जो है सिंध में भी इत्तेहादी थे, और इनके जो है केपी में भी इत्तेहादी थे। अब स्मगलिंग कहाँ से होती थी? पंजाब से निकलता था माल, साउथ पंजाब से सिंध। अब ये जो सूबों के बॉर्डर थे ये तो इन्हीं के पास थे ना। अब सिंध से जो है बलूचिस्तान, और फिर बलूचिस्तान से जो है पाकिस्तान के नेशनल बॉर्डर से माल बाहर जाता था, तो वहां पे नेशनल बॉर्डर के लोग जिम्मेदार थे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज्यादा सहूलतकारी भी हुई और मसालत भी हुई। बोल नहीं सकते थे क्योंकि हुकूमत चली जाती, और अगर हुकूमत चली जाती तो फिर क्या होता है, ये सारे कानून जो पास कराए थे। तो ये जिम्मेदार सारे हैं। और अब जो है क्योंकि अभी भी एक बात आ गया, बस एक बात करूंगा, एक बात। आज राजा रियाज साहब के जाने के बाद ये भी जो एक बोलते थे पीपल्स पार्टी वाले कि ये हुकूमत नून लीग की है, वो भी आज जो है प्रूव हो गया। तो अभी भी जो डॉलर, पेट्रोल, बिजली वगैरह, मैं इसीलिए तो जमहूरियत की बात कर रही थी कि जमहूरियत की बका, पाकिस्तान की बका जमहूरियत में। अरे भाई, इन सियासतदानों की बका असल में जमहूरियत में। अब राजा रियाज जैसे ऑपोजिशन लीडर होंगे जो असेंबली में खड़े होकर एक दफा कहते मुझे पहचानते नहीं, और अब पहचान गए और लंदन में जाके उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये ऑपोजिशन लीडर है क्या? ऑपोजिशन ये सारा जो अभी इस दौर पेट्रोल वगैरह है ना, ये सारा का सारा पीडीएम और नून लीग का ही है। अभी भी क्रेडिट मैं जरा कुंडी साहब से बात कर लूं। कुंडी साहब, मसला ये है कि मुझे नहीं पता आप कितनी जिम्मेदारी लेते हैं हालात को इस नहज तक लाने की। मैं जिम्मेदार सबको ठहराने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन अवाम रुल गई है। अवाम किसका गिरेबान पकड़े, किससे पूछे कि हमें इस हाल में पहुंचाने का, और हमें बच्चे बेचने का, बच्चों कानों की वालियां बेचने का जिम्मेदार कौन है? हम किसका गिरेबान पकड़े, किससे सवाल करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नादिया, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। इसमें सियासतदान तो बिल्कुल जिम्मेवार हैं, और सियासतदान का मतलब है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ ये नहीं कि मैं कहूँ कि जी मैं जिम्मेवार हूँ या कोई और जिम्मेवार है, या मैं कहूँ कि जी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो वो उसका है, या देखिए इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जो माजी की हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, जो सियासतदान थे उससे पहले देखिए हम IMF के पास गए,
PTI की हुकूमत में हमने उस चीज़ को अंदर नहीं किया, फिर हमें आए या मुश्किल फैसले थे जो भी थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ही, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एंड पे से भी गुजर चुकी है। और हम सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को और तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के आवाम के लिए डेफिनेटली एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें या पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें, हमें बैठ कर इसका मसले का हल निकालना पड़ेगा। हमें अपनी अशरफिया को टैक्स जोन के अंदर लाना पड़ेगा। हमने अपने जो पाकिस्तान के अवाम में जो गरीब लोग हैं उनको रिलीफ देना पड़ेगा, चाहे वो खासकर बिजली के बिलों में और बाकी चीज़ों में। वरना अब जो देखें तनख्वाहदार तबका जो है, जो भी है, या सफेद पोश तबका है, वो बिल्कुल आप उससे नीचे तो छोड़ ही दें। ये भी जो है इस वक्त इस पोजीशन में आ गए हैं कि बिल्कुल कोई चीज़ नहीं कर सकते। मुझे इससे ये खतरा ज़ाहिर होता है कि ऐसा ना हो कि एक सिविल नाफरमानी शुरू हो जाए और फिर हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत बेबस होगी। अगर अवाम एक दफ़ा निकले और सिविल नाफरमानी शुरू कर दी, क्योंकि वो इस हद तक जा रहे हैं, जब इतनी चीजें अगर हम महंगी हो रही हैं तो इस हद तक जा रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है वो कहेंगे बस हमने नहीं देने बिल। अब क्या करेंगे? एक बात बताएं कुंडी साहब, बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल है बड़े अरसे बाद मैंने आपकी किसी बात से हम में कंसेंसस डेवलप हुआ है, वरना हमेशा बहस बराए बहस बहुत सारी चीज़ों पे हो रही होती है। थैंक यू वेरी मच कि आपने बड़ा सही, मतलब जिसको हम कहना चाहिए कि जवाब दिया। मुझे सिर्फ एक और बात बताएं, अभी जो क्रैक डाउन हो रहा है कि डॉलर के जो ब्लैक होता है उसको रोके, डॉलर की जो प्राइस हाई हुई चली जा रही थी उसको रोके, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे उनको वहाँ पर करें, स्टॉक मार्केट्स को देखें, फला को देखें, स्मगलिंग, बॉर्डर, तेल की स्मगलिंग, खाद की स्मगलिंग, गंदम की स्मगलिंग, चीनी की स्मगलिंग। फिर आप लोग महंगाई मुकाओ मार्च के ज़रिए इस हुकूमत में आए थे, आवाम को वो लॉलीपॉप देके। इन 16 माह में क्यों नहीं हो सका? वजूहात क्या थी? विल नहीं थी, इनकॉम्पिटेंसी थी, सीरियसनेस नहीं थी, डार साहब को लॉन्च किया गया था, क्यों नहीं डिलीवर हो सका? देखें, इस वक्त जो क्रैकडाउन शुरू है और ख़ासकर जो स्मगलिंग पे कंट्रोल है, उसकी वजह से चीज़ें, अगर हम देख रहे हैं कि डॉलर पे कमी आ रही है और चीज़ें जो है अक्रॉस द बॉर्डर नहीं जा रही है और बॉर्डर कंट्रोल हो चुके हैं, और चीज़ें जो है कुछ हद तक जो है वो नॉर्मलाइज तो नहीं हुई, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रही हैं। देखिए, हम भी बिल्कुल चाहते थे, कोई भी नहीं चाहता कि इस मुल्क में महंगाई हो, स्मगलिंग हो, इसीलिए हमने कहा क्योंकि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इससे जान नहीं छुड़ाना चाहूँगा, क्यों नहीं हुआ? मैं ये पूछना चाह रही हूँ उस वक्त के जो सर, मैं पूछना ये चाह रही हूँ क्यों नहीं हो सका, क्यों आप अपने दौरे हुकूमत में क्यों नहीं कर सके? दिस इज माय क्वेश्चन एग्जैक्टली। वही मैं कह रहा हूँ कि हम अपने राना साहब से पूछें कि बॉर्डर कंट्रोल में क्या आपको मुश्किलात थी कि आप स्मगलिंग नहीं रुकी सकी? अब रुक गई है। आप हुकूमत में रहते हुए पूछते सर, आपकी हुकूमत में नहीं रुक सकी, हमारी हुकूमत में नहीं रुक सकी, क्या वजूहत है वो हमें कम से कम हमें तो कभी भी कैबिनेट में जो है, मैं कैबिनेट में नहीं गया था, लेकिन हमारे कैबिनेट के मेंबरान ने कभी हमें ये नहीं बताया कि डिबेट किया कि हम स्मगलिंग पे अक्रॉस द बॉर्डर जो स्मगलिंग उस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर सके। आप लोगों ने ये सवाल कभी पूछा? हम तो हमेशा कहते हैं कि स्मगलिंग को रोका जाए, क्योंकि आप देखें आपके आटा जा रहा है, आपकी चीनी जा रही है, कहते भी रहे, हुकूमत भी करते रहे, जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, अक्रॉस द बॉर्डर जा रहे हैं, और वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर ही होते हैं, और क्यों नहीं रोक सके? मुझे इसका इल्म नहीं है कि राना साहब जो है इस जो है वो बॉर्डर कंट्रोल करने में नाकाम क्यों रहे हैं। अच्छा राना एहसान साहब, मैंने जो पहला सवाल आपसे किया था ना, आपने कहा मुझसे कोई सवाल नहीं किया, वो सवाल ये था कि अब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं हमें दोबारा वोट दें और हम इस मुल्क में दूध और शहर की नदियां बहा देंगे, कैसे? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। इस मुल्क के अंदर जब हमने 2013 में भी हुकूमत ली थी तो 2500 बम धमाके होते थे। इस मुल्क के अंदर कोई फॉरेनर नहीं आता था, 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती थी, टैक्स टू जीडीपी रेशो 8% था, हम उसको 11% पे लेके गए, अंधेरे खत्म किए, दहशतगर्दी पॉलिटिकल विल देके, फाइनेंसिंग जो है जो रिक्वायर्ड थी अफवाज पाकिस्तान को वो देके हमने खत्म किए। हम सीपेक को इस मुल्क में लेके आए। ये जो पिछले 16 महीने का आप बार बार हवाला देती है, वहां हमने एक तबाह जो मईशत तबाह हो चुकी थी उसकी गिरावट को रोका, IMF का मुआहदा बहाल किया। वो मुआहदा और जो मुश्किल फैसले अगर हम ना करते तो हम दिवालियापन की तरफ जाते ना तो करते। नहीं, खुर्रम बाजरत के साथ सर आप ऐसी बातें करते, मैं नहीं चाहती आपको इंटरवीन करना, फिर मुझे करनी। खुर्रम दस्तगीर साहब ने 16 माह की हुकूमत जो है, 16 माह की हुकूमत आपको याद है, 4.5 साल 3.5 साल की हुकूमत आप भूल गई हैं। आप भूल गई हैं कि IMF के मुआहदे मैं नहीं भूली हूँ। मुझे आपने जब हुकूमत में आए 6 महीने बाद खुर्रम दस्तगीर साहब ने बताया कि आप क्यों आए।
खुर्रम दस्तगीर साहब ने बताया कि आप क्यों आए। आप इस डर से आए कि आप लोगों को जेल ना जाना पड़े, आप अपने केसेस माफ करवाने आए। वो एक वजह थी, वो सही बताया उन्होंने, ठीक का, क्योंकि वहां तो नैब न्याजी अवाम को क्या दिया सर आपने? अवाम देखिए, अवाम को हमने जब जिस मुल्क के अंदर आप जाते हुए पेट्रोल सस्ता करके समरी थी कि पेट्रोल को महंगा करें 50 रुपए, आप बिजली सस्ती करके समरी थी बिजली था, जिन्होंने बिगाड़ा था उनको सही करने देते। आप नहीं उनको रखा होता तो, और हम आईनी तरीके से आए हैं, एक आईनी तरीके से आए। अरे भाई आप आईनी तरीके से आए, लेकिन फिर अवाम का भी तो भला करते सर। दिस इज, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। ब्रेक लेने दे, ब्रेक से वापस आते हैं सर, ब्रेक लेने दे सर, प्लीज ब्रेक लेने दे, वापस आऊंगी, आपकी बात यहीं से शुरू करूंगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद की तरफ। राना एहसान साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए तो फिर मैं कुंडी साहब की तरफ जाऊँ। देखिए, अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने देंगी तो मैं मुकम्मल करूंगा ना। आप तो एक में लफ्ज 2 लाइनें बोलता हूँ, आप शुरू हो जाती हैं, या तो आप सुनना नहीं चाहती कि मैं क्या, या आपको जो हमारे जवाब एक मखसूस जमात के आपको जवाब पसंद है तो आप उनसे पूछ लें। सर ऐसा ना करें ना आप, बिल्कुल। अच्छा चले सर, आप बात करें, थोड़ी सी जिम्मेदारी लेते हुए बात कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है जी। देखिए, मैं तो आपको वही बात कर रहा हूं कि जब आपको जो मईशत हमें मिली उसके अंदर जो संभाला हम दे सके हमने दिया। आगे अब आगे मूविंग फॉरवर्ड भी आपको वही चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस आपके एक ही चैलेंज है इस मुल्क का कि आपका जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो खतरनाक हद तक जो है वो बिगड़ चुका है, उसको आपने संभालना है। आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है और आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। ये आप करेंगे और आपने इस मुल्क को इस काबिल बनाना है कि एफडीआई को आप अट्रैक्ट कर सके। जो जमात ये कर लेगी, जो हुकूमत ये कर लेगी, वो कामयाब हुकूमत है। जो ये इस चीज में नाकाम रहेगी वो जो है वो आर्जी तौर पे उधार लेके तो आपको बेहतरी दिखा सकती है, लेकिन अगर वो उधार ज्यादा ले लेती है तो फिर वो और बिगाड़ पैदा करेगी। दूसरा, आपने फिस्कल डिसिप्लिन करना है। ये सोल्यूशन है इस मुल्क का। जो इन लाइंस के ऊपर काम करेगा तो मुल्क को बेहतरी मिलेगी। अगर हम ये आज अनाउंस कर दें कि हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, उसको हम रद्द कर देते हैं, तो आप जो पहले ही लावा पका हुआ है अवाम के अंदर, उसके अंदर आप तेल छिड़क रहे हैं। तो अगर मुल्क को आपने दुरुस्त करना है तो जो चीज इंपोर्टेड है उस पर आप सियासत नहीं कर सकते। बस ठीक है। अच्छा फैसल करीम कुंडी साहब, नून लीग एक ये जवाब देती है कि जी चूंकि हमारी सिर्फ हुकूमत नहीं थी, सारे इत्तेहादी, तो क्या मुझे पहले तो ये समझाएं क्या इत्तेहादी जो हैं वो बेहतर गवर्नेंस से उन्होंने रोका हुआ था, या इत्तेहादियों ने डॉलर की प्राइस को नीचे लाने के लिए रोका हुआ था, या इत्तेहादियों ने स्मगलिंग के को रोकने के लिए उनको रोका हुआ था? कि इत्तेहादियों की थी हम नहीं कर सकते, अब हमें वोट दें, 2/3 अक्सरियत से हमें लेकर आएँ और अब देखिए हम क्या करते हैं। तो सर ऐसा क्या हो रहा था आप लोगों के दरमियान कि उस वक्त ये गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर की थी क्योंकि आप लोग इत्तेहादी उसके साथ थे? देखिए, इत्तेहादी बिल्कुल हुकूमत थी, हम उनके इत्तेहादी थे एज ए पीपल्स पार्टी। हम जब भी हमें मौका मिला हमने मशवरा दिया। बाकी जिस चीज़ की मिनिस्ट्री थी या प्राइम मिनिस्टर था उनका प्रोविडेव था कि उस पर अमल दरामद करें ना करें। बाकी जो है हम थे इत्तेहादी, हम तो मशवरे देते थे। हमने कभी किसी को ये नहीं रोका आप ये करें या ये ना करें। ये तो देखिए प्रोविडेव है हर मिनिस्ट्री। ये जवाब वो क्यों देते हैं? प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव थे, वो ही वाज रनिंग द शो। तो हमने तो कभी किसी को ये नहीं रोका आप ये काम करें या ये काम न करें। मशवरे बिल्कुल हमने दिए हैं। बाकी जमातों का मुझे नहीं पता कि बाकी जमातों ने क्या किया या क्या नहीं किया, उनको रोके नहीं। माय पॉइंट इज कि जब इत्तेहादी, जब वजारत खजाना आपके पास थी, जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो आपके पास थी, फिर ये जवाब बनता ही नहीं कि जी चूंकि हमारी सिर्फ हुकूमत नहीं थी। या तो बताएं कि या आप लोग यानी इत्तेहादी उनको काम करने से रोक रहे थे। चले इत्तेहादी थे, आईनी तरीके से आगे थे, 16 महीने रच के हुकूमत कर ली, अवाम को बेआसरा क्या बेयारो मददगार छोड़ दिया महंगाई के पीछे। अब क्या हुआ? एक दूसरे के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? अब क्यों आंखें दिखा रहे हैं एक दूसरे को? कुंडी साहब अचानक क्या हुआ? कोई आंखें नहीं दिखा रहे। हमने 16 महीने हुकूमत की है। हम आज भी कह रहे हैं कि फिल फॉर इलेक्शन करा जाए, हम अवाम में जाने को तैयार हैं। नहीं, नून लीग को आंखें क्यों दिखा रहे हैं आप लोग आजकल? जी नून लीग को आंखें क्यों दिखा रहे हैं? इन्हीं के साथ तो बैठ के हुकूमत की आपने 16 महीने, अभी गुस्सा किस बात का है? नहीं, हम कोई आंखें नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन देखें, अगर कोई सवाल कहीं से आएगा, आपने सवाल किया, मैंने आपको जवाब देना है। अगर कोई बात आएगी किसी जमात की तरफ से भी, अगर नून लीग है या जो भी है, नून लीग इतिहाद रहे, हम नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें हों जिसमें हमें जवाब देना पड़े।
जब सवालात आएंगे तो जवाब तो डेफिनेटली देने पड़ेंगे। कोई भी जमात सवाल करेगी या हमें पॉइंट करेगी तो उसका जवाब देना हमारा एक जमहूरी हक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैं तर्जुमान हूं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बाकायदा तकरीरों में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बाकायदा तकरीरों में इनको तनकीद कर रहे हैं, इनके ऊपर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि 16 महीने तो आप लोग सब गुडी गुडी खेल रहे थे, अचानक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हम तनकीद नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को, जमहूरी जमातों को आगे आना चाहिए और इलेक्शन की डेट मांगनी चाहिए। क्यों आप कह रहे हैं कि फरवरी मार्च में इलेक्शन होने चाहिए? आज इलेक्शन क्यों नहीं मांग रहे? क्यों हम इलेक्शन से भाग रहे हैं? हमें तो चाहिए कि हम इलेक्शन मांगे, जल्द से जल्द इलेक्शन हो। चलो आप कहते हैं कि हम बहुत बुरे सही, बाकी पार्टियां बहुत अच्छी सही, तो आए ना इलेक्शन लड़े ना, इलेक्शन अवाम में जाए, अवाम से वोट लें। हमें चाहिए कि हम अवाम के पास जाए और अवाम एक एहतसाब करें जिससे जमात की वोट करती है। अक्रॉस हम तो कहते हैं जिस जमात की वोट करती है उसको चाहिए कि वो अगर कोई इतना कॉन्फिडेंट है तो आए ना, कहे ये इलेक्शन होने चाहिए। क्यों आप इंतजार करते हैं कि जी वो फरवरी आ जाए, फिर मार्च आ जाए, फिर सेंट का इलेक्शन आ रहा है, उससे पहले हो जाए? जाना नहीं चाह रही कि क्यों इंतजार करते हैं? आप साइन करके बाहर निकल गए, आप कहते हैं क्यों इंतजार करते हैं? साइन करते हुए आपको नहीं पता था कि क्यों इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बट मैं भी इस बहस में पढ़ना नहीं चाह रही। मुजम्मिल असलम साहब, ये जो अब मुझे जरा आप समझा दें एक तीसरे फरीक होने के नाते कि ये जो अब आपस 16 महीने गुडी गुडी खेलने के बाद ये अचानक क्या हुआ है? ये इलेक्शन कैंपेन है, सियासत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये जो एक दूसरे को इल्जाम कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अवाम का है इसमें। ये जो इस वक्त लड़ाई हो रही है ना, ये वही वाली लड़ाई है जो राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है राजा रियाज एज अ ऑपोजिशन लीडर के तौर पे कर रहे थे, और वो लड़ाई आज आपके सामने आ गई। और मुझे बड़ा दुख है, हमारे राना एहसान साहब की हल्के की सीट जो है उनको चली गई। अगर ये ऐसा हुआ तो ये ज्यादती है, क्योंकि 30 साल का इनका साथ है। इनके वालिद साहब का भी मेरे हमेशा से ऑपोजिट रहे हैं, लेकिन मैं ये बात रेज करूंगा। तो इसी तरीके से ये जो आजकल की लड़ाई है ना नादिया, आप सीरियस ना लें। ये जो है वो राजा रियाज एक बन गया है पीपल्स पार्टी, और शहबाज शरीफ अपनी जगह पे हैं। तो जैसे ही इलेक्शन होंगे ये मिलके हुकूमत बनाएंगे वापस, और अगर मौका इनको मिला, इतने सीटें मिल गई तो ये सिर्फ हमें आपको दिखाने के लिए, क्योंकि खान साहब आजकल जेल में है तो कोई टॉपिक भी नहीं है, तो मीडिया को भी जरा सा एक टॉपिक मिल गया है छेड़खानी करने का। इससे ज्यादा सीरियस ना लेंगे। पूरी की पूरी जो है ना बैटिंग सेटिंग कहते हैं, और आम उर्दू के अल्फाज में कहते हैं नूरा कुश्ती है। ये कुछ भी नहीं है। चले, और मुझे लास्ट कमेंट राना एहसान साहब से लेने दें। लास्ट कमेंट राना एहसान साहब, अब ये जो बात हो रही है कि इलेक्शन आप लोग क्यों चाह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन हो, पहले क्यों नहीं चाह रहे? मुख्तसर सर इसका जवाब दे दें। मैंने नहीं, कुंडी साहब ने पूछा है। देखें, अगर हम पहले चाहें भी तो क्या इलेक्शन 90 दिन में हो जाएगा? इसका तयन तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो ये एक चीज डीलिमिटेशन का जो स्केड्यूल है वो अनाउंस हो चुका है, वो 30 नवंबर को खत्म हो रहा है, उसके 60 दिन बाद इलेक्शन है या विद इन 60 डेज इलेक्शन है। तो हमारे सबसे मुशावरत की हम भी अनाउंस कर देते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करा लें। ये एक सियासी नारा है 90 दिन का इलेक्शन। सबको नजर आ रहा है कि डीलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं विद इन 60 डेज। तो ये अगर नारा लगाना है तो हम भी लगा देते हैं कि करा दें 90 दिन में इलेक्शन, 6 नवंबर को करा दें। बिल्कुल, बड़ी पता कि आपने बात की है, बड़ी माकूल बात की है। थैंक यू वेरी मच राना एहसान साहब, फैसल करीम कुंडी साहब आपका शुक्रिया, मुजम्मिल असद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी लड़ाइयों में तो अब कुछ रखा नहीं है, सबको पता है, सब बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। अवाम को अब किसी पे भी यकीन करें कि अवाम को तो इस सियासी निज़ाम पर, इस जमहूरी निज़ाम पर अब किसी पर भी उनको यकीन नहीं है। उनको अगर फिक्र है तो सिर्फ एक ये है कि बच्चों को अब पालना किस तरह है, घर का किराया किस तरह से देना है, 2 वक्त की रोटी किस तरह से कमानी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो इस वक्त अवाम को फिक्र है वो अभी भी हमारे मुल्क के सियासतदानों को फिक्र नहीं है। उनको सिर्फ एक ही इलेक्शन हो जाए, हुकूमत से बाहर मज़ा नहीं आता, दोबारा से उसी तालाब में जाना है जिस तालाब में पले बड़े हैं और मछलियों की तरह तैरते रहे। नादिर में से कोई इजाज़त दीजिए।